आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी ऑपरेशन थिएटर जाकर मरीजों की सर्जरी कर पाएंगे। केंद्र सरकार के फैसले पर हिंदुस्तान में एक नई मेडिकल क्रांति आने जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए ये ग्रीन सिग्नल भारत सरकार ने जारी किया है। इस आदेश के बाद अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में जाकर 58 तरह के ऑपरेशंस कर पाएंगे। आंख के, नाक के, गले के, तमाम तरह के ऐसे ऑपरेशंस हैं। लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स का यह मानना है कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर्स के संगठन आईएमए ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी के अधिकार का विरोध शुरू कर दिया है। आईएमए की दलील है कि सरकार इस फैसले से एलोपैथी की मॉडर्न सर्जरी को आयुर्वेद के साथ जोड़ना चाहती है, जो कि ठीक नहीं है। आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की इस बहस में मरीजों का दरअसल फायदा होने जा रहा है या दरअसल नुकसान। आइए इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करते हैं और आपको हम बताएंगे कि दरअसल क्या क्या इस परिस्थिति है। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो ये 4 विशिष्ट मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विनोद यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर हितेश जानी मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप मिश्रा जी मौजूद हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले जानी जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि आयुर्वेद में सर्जरी क्या आज कोई भी कर पा रहा है? क्या ये मान्य है या दरअसल अभी इसके लिए प्रस्ताव सामने रखा गया है? नमस्कार सभी को, दर्शकों को और आप सबको। आयुर्वेद में हजारों साल से सर्जरी बताई गई है। हम हमारे आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते हैं। सेंट्रल काउंसिल का जो इंडियन मेडिसिन का एक्ट था 1979 से ये हम सर्जरी कर सकते हैं। वो एक्ट के हिसाब से सिलेबस में भी ये मौजूद है। हालांकि उसको एमडी और एमएस बाद में दिया गया और अभी जो नोटिफिकेशन बाहर पड़ा है वो एक वाकई में सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन हम मेरे विश्वविद्यालय मेरी हॉस्पिटल में हम 20 साल से ये ऑपरेटिव प्रोसीजर कर रहे हैं, तो ये नया विषय नहीं है। शायद आईएमए को या बाकी लोगों को आज पता चला होगा, लेकिन हम भारत सरकार का इस फैसले का, इस नोटिफिकेशन का बहुत स्वागत करते हैं। बिल्कुल, इस फैसले पर हम डॉक्टर यादव से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम डॉक्टर संदीप मिश्रा से इस पूरे मामले को जरा समझना चाहेंगे। डॉक्टर मिश्रा, आप एक सर्जन हैं और एम्स जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े रहे हैं। ये बताइए कि सर्जरी के इस आदेश के बाद क्या कहीं कोई दुविधा होने जा रही है? क्या आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स को आप कॉम्पिटेंट सर्जन मानेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक बर्निंग इशू है। मैं ये कहूँगा कि इसके कई पहलू हैं जो कि हमको ठीक तरह से समझने चाहिए और वो पहलू है, मैं आपको एक के बाद एक बताता हूँ। जैसे कि पहली चीज़ है, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको पता है कि विश्व में WHO ने कहा है कि हर 1000 मरीज पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये 50% तक नहीं अचीव हो पाता। 1500 पर एक डॉक्टर अवेलेबल है। पर अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर से भी ज्यादा मरीजों पे एक गवर्नमेंट का डॉक्टर अवेलेबल है और हमारे बिहार प्रदेश में तो असल में 30,000 से ज्यादा में एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो डॉक्टरों की भारी कमी है और इस कमी में जो है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ प्रस्ताव आता है और स्पेशली अगर आप सिर्फ सर्जरी को देखें तो हमारे ऐसा एस्टिमेशन है कि करीब 5000 सर्जन्स की और जरूरत है इस देश में। तो अगर हमको 5000 और सर्जन्स की जरूरत है इस देश में, तो अगर ये डॉक्टर मिश्रा, यहाँ पे सवाल बड़ा सूक्ष्म सा है। क्या आम जनता आयुर्वेदाचार्यों पर भरोसा कर सकती है कि वो सर्जन के तौर पर काम कर सकते हैं? सर्जन क्या इस बात की एक तरह से जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि आयुर्वेद की शिक्षा लिए हुए सर्जन्स ठीक वैसे ही सर्जरी करेंगे जैसे एलोपैथिक सर्जन्स करते हैं? सवाल ये है। हाँ, तो जी, उसका जवाब ये है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है आयुर्वेद इंस्टीट्यूशंस में वो किस तरह की ट्रेनिंग है और वो अगर जो मेडिकल ट्रेनिंग के बराबर की ट्रेनिंग है अवेलेबल, तो वो जरूर कर सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है और जितना कंपटीशन हो उतना अच्छा है। चलिए, इसी सवाल को मैं डॉक्टर विनोद यादव के पास ले चलूं। डॉक्टर विनोद यादव, सबसे बड़ा सवाल यही है, लोग यही जानना चाहेंगे, जो आयुर्वेद के विश्वविद्यालयों में पढ़े छात्र हैं, जो कि सर्जरी की कोर्स भी वहां शायद करेंगे, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट होंगे? क्या उनके पास इतना तजर्बा होगा, इतना एक्सपीरियंस होगा कि लोग उन पर यकीन कर पाएंगे? डॉक्टर यादव।
देखिए, जो ये अभी अध्यादेश आया है इससे जनरल अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है, पर मैं आपको ये बता दूं कि जो एमएस की डिग्री पीजी लेवल पे दी जाती है सर्जरी के लिए, वो इतनी कॉम्पिटेंट है, वो पहले से ही लोग सर्जरी कर रहे हैं। क्योंकि ये अभी चर्चा का विषय बन गया है, इसलिए बाकी समाज में अवेयरनेस आ गई है। लोगों को अभी नया नया समझ में आ रहा है कि ये कोई नई चीज़ है। नई चीज़ नहीं है। आयुर्वेदिक सर्जन्स बहुत अच्छी और गंभीर सर्जरी भी कर रहे हैं। कई ऐसी सर्जरी हैं जो आयुर्वेद के द्वारा ही की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, फिस्टुला या क्षार सूत्र एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम करीब करीब 98% तक का सक्सेस रेट हम देते हैं इसमें शल्य क्रिया के द्वारा। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो आज मॉडर्न मेडिसिन में उन्हीं बेसिक टेक्निक्स में एडवांसमेंट किया गया नई रिसर्च के द्वारा और उनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमें भी विकास करने का, अपनी पद्धति को समाज हित में, समाज के लिए उपयोगी बनाए रखने के लिए विकास करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। भारत की प्राचीन पद्धति है और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया काम किया है आयुर्वेद और अपनी भारतीय संस्कृति की इस पद्धति को बढ़ाने के लिए। समाज में एक नया दृष्टिकोण आया है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि काफी सर्जन्स या डॉक्टर्स की कमी है समाज में, रूरल लेवल पे कमी है। ऐसे में यदि आयुर्वेद के डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस आ जाए कि उन्हें कोई कानूनी अवरोध नहीं है और वो सरकार की तरफ से इसके लिए छूट है, हर तरह सुरक्षित कर सकते हैं, तो मैं लेकिन इसकी कई सारी समस्याएं भी हैं डॉक्टर अग्रवाल, हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दरअसल डॉक्टर विनय अग्रवाल से ये पूछना चाहूंगा, माफ कीजिएगा डॉक्टर विनय अग्रवाल, आईएमए की तरफ से जिस प्रेस रिलीज को हम देख रहे हैं उसमें बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया मैं नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी क्या आप लोग को यह लगता है कि आयुर्वेद की पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर निकलने वाले डॉक्टर्स सही मायनों में सर्जन हो पाएंगे? देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि हम आयुर्वेदिक के खिलाफ नहीं हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमें आयुर्वेदिक और जो पैरेलल पैथीज हैं उन सबको प्रोग्रेस करना चाहिए और सरकार को उसमें एडवांसमेंट्स भी करनी चाहिए, उनको फंड भी करना चाहिए, उनके इंस्टीट्यूशंस भी खोलने चाहिए। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि एक सर्जन कैसे बनता है। जी, आप एमबीबीएस डिग्री पास करते हैं, एमबीबीएस को कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो सर्जरी कर सके। 3 साल की एमएस की ट्रेनिंग होती है। उस एमएस की ट्रेनिंग के बाद आप 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करते हैं, उसके बाद आप सर्जन बनते हैं, वो भी एक स्पेशलिटी के बनते हैं। आप ईएनटी के अलग हैं, आई के अलग हैं, गायनी के अलग हैं, उन सबके सर्जन हैं और उसमें भी सीनियर रेजिडेंट करने के बाद भी आपको और सीनियर लोगों की असिस्टेंस मिलती है। जी, शल्य चिकित्सा पढ़ाना और शल्य चिकित्सा की ट्रेनिंग देना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मैं मानता हूं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में शल्य चिकित्सा की पढ़ाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी डॉक्टर यादव ने कहा कि हम फिस्टुला की ट्रेनिंग सर्जरी करते हैं, ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जिसको सर्जरी माना जाए। 58 प्रोसीजर्स लिखे गए हैं जो बताए गए हैं, उसमें ऐसे भी प्रोसीजर्स हैं जो जैसे फेको सर्जरी है कैटरेक्ट के लिए, वो हमारे आई सर्जन भी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अलग ट्रेनिंग है। आपने फेस एक सर्जरी है ईएनटी के लिए जो ईएनटी सर्जन, आम ईएनटी सर्जन नहीं कर पाते हैं। ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स हैं, ब्रेन सर्जरी के प्रोसीजर्स हैं, ऐसे 58 प्रोसीजर्स को एनालिस्ट किया गया है। मैं तो ये कहूंगा कि एक तरीके से जितनी इरेगुलरिटीज अब तक हो रही थी, सरकार ने या सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने उनको रेगुलराइज करने का एक तरीका बना लिया है। अभी अभी आपने देखा पूना के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। 2 हमारे सर्जन थे, एक बीयूएमएस शल्य चिकित्सा का सर्जन है जिन्होंने सिजेरियन किया, उसको 10 साल की उन दोनों को सजा हुई। नाउ एक आम पब्लिक की निगाह से अजय जी आप देखें तो आप देखेंगे एमएस सर्जरी मींस एमएस सर्जरी है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये कहां से क्वालिफाइड है, इसको क्या ट्रेनिंग है। और अगर एक बीयूएमएस शल्य चिकित्सा करने के बाद वो आई सर्जरी भी करेगा, ईएनटी भी करेगा, ऑर्थोपेडिक्स भी करेगा, सब करेगा, तो आप सोच सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया डॉक्टर अग्रवाल, और मुझे लगता है कि इसका जवाब हमें लेना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय जरा कम है, इसलिए मैं आप सबको बीच में रोक रहा हूं, बहुत क्षमा चाहता हूं। डॉक्टर सानी, आपने कहा कि सारी पढ़ाई होती है, बिल्कुल होती होगी, लेकिन क्या जिस तरह से अब कैटरैक्ट की ही बात कर लें, बहुत छोटा सा सामान्य सा ऑपरेशन है, लेकिन कैटरैक्ट में जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो लोग अंधे बहुत जल्द हो जाते हैं, और ये बात हम समस्याएं लगातार कैंप्स में भी देखते हैं। कैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास इतना एक्सपर्टीज होगा कि वो कैटरैक्ट भी कर सके, नाक की सर्जरी भी कर सके, तमाम सर्जरी कर सके? क्या एक ही सर्जन सब कुछ कर पाएगा?
मुझे लगता है कुछ अध्यादेश को सब डॉक्टर्स को फिर से पढ़ना चाहिए और आयुर्वेदिक सिस्टम जो हमारी सिलेबस की है और डिपार्टमेंट्स की है, हमारे यहाँ शब्द एमएस जरूर यूज़ किया गया, लेकिन एमएस ऑप्थोलॉजी भी है, एमएस ईएनटी भी है, एमएस दंत विद्या भी है, एमएस गायनेक भी है। तो जिस डिपार्टमेंट में और जिस सब्जेक्ट में और स्पेशलिटी में किया होगा उसकी वो सर्जरी कर पाएगा। ये अध्यादेश है, कॉमन अध्यादेश है, क्योंकि हमारे यहाँ एमएस गायनेक अलग नहीं होता, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है और उसकी जो डिग्री होगी मास्टर डिग्री, और उसी हिसाब से उसको 3 साल की हाउसमैन सर्जनशिप के बाद ही मिलेगी। इसलिए शायद डॉक्टर्स को कुछ गलतफहमी है और ये मैं चाहता हूँ कि इंडिया टीवी के माध्यम से ये आपको बताया जाए कि अगर कोई फेको सर्जरी करेगा या जैसे आपने भी मोतियाबिंद का बताया तो कैटरेक्ट की सर्जरी करेगा तो एमएस आयुर्वेद शल्य चिकित्सक तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में उसने शालक्य में और आई में ही काम किया होगा। वो उसका बहुत माइन्यूट जो फर्क है वो अभी अध्यादेश में आपने नहीं देखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि सिलेबस और डिपार्टमेंट की रचना इस तरह से होती है। तो ऐसे 14 डिपार्टमेंट है जिसमें वो अपना मास्टर डिग्री वो लेने वाला है। तो चलिए, कुछ तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोर्स मटेरियल तो पूरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके बाद आती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसी तरह का मिल पाएगा? बहुत छोटा जवाब देंगे क्योंकि उसके बाद मैं डॉक्टर यादव के पास जाऊंगा। नहीं, प्रैक्टिकल है ऑलरेडी। जैसे अभी मैं 20 साल से गुजरात आयुर्वेद, यहाँ पर जो बड़ा सवाल अभी डॉक्टर अग्रवाल ने उठाया, क्वैक्स हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारी जनता को इस बात का जरा भी गुमान नहीं है कि कौन सही में डॉक्टर है और कौन दरअसल फर्जी डॉक्टर है। इन फर्जी डॉक्टरों को एक तरह से वो अपने आप को आमतौर पर, आप बुरा ना माने, लेकिन आमतौर पर अपने आप को आयुर्वेदाचार्य बताते हैं और आयुर्वेद के नाम पर हर तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं। इनको कैसे रोकेंगे आप? फिर तो एक तरह से लाइसेंस मिल जाएगा इनको। देखिए, मैं सबसे पहले बात बता दूं कि आयुर्वेद इज कंप्लीट कंपिटेंट साइंस। दुर्भाग्य ये है कि आयुर्वेद के बारे में हर चीज इतनी एडवांस बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, ये लोगों को पता ही नहीं है। इवन कि मॉडर्न सर्जन्स को या मॉडर्न मेडिसिन के पढ़ने वाले लोगों को आयुर्वेद की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है हम इस देश में होते हुए कि हम इस चीज को नहीं बता पा रहे। पर आपको मैं यकीन दिलाता हूं, इतनी एडवांस बेसिक्स लिखे हुए आज भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे, चाहे एलोपैथी हो या कोई भी दुनिया में सर्जरी की जाए, उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पे आज भी सर्जरी होती है। पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग 3 साल प्रॉपर्ली ट्रेंड होते हैं हॉस्पिटल कॉलेजेस में, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल्स में। सर्जरी हो रही पूरे इंडिया में, जहां भी आयुर्वेद की पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा है, हॉस्पिटल्स है, वहां ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रही है और वो सर्जरी कर रहे हैं सब एफिशिएंटली। लेकिन डॉक्टर यादव, देखिए, इसमें समस्या दूसरी है जो मैंने आपके सामने रखा। हमारे देश में हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे तमाम फ्रॉड्स अपने आप को आयुर्वेदाचार्य बताते हैं और उनके ऊपर कोई नकल नहीं कसी जा पाती। इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि देखिए, सर्जरी अगर करने लगेंगे ये क्वैक्स तो बहुत नुकसानदेह साबित होगा, आपके पूरे प्रोफेशन पर धब्बा लगेगा। ऐसा कोई अध्यादेश नहीं है कि क्वैक्स को सर्जरी अलाउड है। जब वो 5 साल 5.5 साल का डिग्री कोर्स, वो 5 साल का डिग्री कोर्स बीएमएस करता है, बीएमएस के बाद एमएस में कंपटीशन ऑल इंडिया फाइट करके 3 साल की पीजी करता है और सर्जन डेवलप होता है, फिर वो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी अलाउड कर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके चेक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। हम तो एज ए सर्जन या एज ए डॉक्टर उस पर काम करेंगे। हमारे लेवल पे कोई नेग्लिजेंस है, उसके लिए प्रॉपर तरीके का गवर्नमेंट की रूलिंग्स है, उसके तहत सभी को, जैसे एलोपैथी के सर्जन्स पे लागू है कोई नेग्लिजेंस है, उसी तरह हमारे ऊपर भी लागू है नेग्लिजेंस। ये प्रोपेगेंडा बना के जस्ट अगेंस्ट द साइंस ये नहीं किया जाना चाहिए। एक बहुत हेल्दी साइंस है, ये पहला मौका है। आपने प्रोपेगेंडा शब्द इस्तेमाल किया, इससे मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर अग्रवाल के पास बस एक जवाब के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्टर अग्रवाल, क्या वाकई में एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? क्या ये है मकसद आपका? देखिए, ये आई थिंक ये बड़ा भ्रमित सा स्टेटमेंट दिया अभी डॉक्टर यादव ने। मैं डॉक्टर यादव को ये बता देना चाहता हूं, मैं नोटिफिकेशन पे बात कर रहा हूं। जब आपने एक नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन में डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप आई सर्जरी करेंगे, ईएनटी करेंगे। आपका कहना है कि उस नोटिफिकेशन के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मैं डॉक्टर यादव आपको बता देना चाहता हूं, मैं 45 साल से इस फील्ड में हूं और 45 ईयर से मैं मेडिको सोशल और मेडिको पॉलिटिकल फील्ड में रहा हूं। जितने भी आपके मेडिकल
मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ जो सर्जरी होती है उसमें सर्जन जो MS सर्जरी के लोग हैं, जो एलोपैथिक से ट्रेंड हैं, वो लोग उन हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। और ये क्या है? ये सरकार का एक पब्लिक को भ्रम करने का तरीका है, क्योंकि आपके प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, और इस प्रकार का लाकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को प्रमोट करना है और सरकार पूरी पब्लिक को भ्रमित करे। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, इसको बिल्कुल ऐसा मत लीजिए कि ये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टर्स की लड़ाई है। ये लड़ाई नहीं है। हमारा काम पब्लिक में जाकर ये बताना है कि सरकार का ये अध्यादेश आने वाले समय में बहुत हानिकारक होगा। या डॉक्टर यादव, आपको पता होना चाहिए 5 लाख रोज पेशेंट्स बाहर से आते हैं यहाँ पे शल्य चिकित्सा कराने के लिए। वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम कम्पिटिटिव हैं और क्वालिटेटिव हैं, और वो सर्जरी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं कर रहे। सॉरी, मेरे को इस स्टेटमेंट से आप माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्योंकि हमने पिछले 30 साल में एडवांसमेंट की है, उस एडवांसमेंट को इस अध्यादेश बिल्कुल बराबर कर देगा। जिस देश में यही नहीं पता होगा कि MS सर्जरी BUMS कर रहा है या ये MS सर्जरी MBBS के बाद MS सर्जरी कर रहा है। आप सोचिए, फेको के लिए MS आई सर्जन नहीं करता है, उसके बाद फेको की अलग ट्रेनिंग है, फेस के लिए अलग ट्रेनिंग है। आपने प्लास्टिक सर्जरी की बात की, प्लास्टिक सर्जरी में 3 साल की सर्जरी के बाद 3 साल की और ट्रेनिंग है प्लास्टिक सर्जरी के बाद। और आप सोचिए कितने प्लास्टिक सर्जन एकदम DM और MSc करने के बाद, MCH करने के बाद प्लास्टिक सर्जरी कर पाते हैं। ये तब है जब कि सारी आधुनिक तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है। और आप लोगों के हॉस्पिटल में, अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, मैं क्षमा चाहता हूं, बस एक छोटी टिप्पणी डॉक्टर यादव की, प्लीज डॉक्टर यादव। देखिए, ये बड़ा भ्रामक फैलाया जा रहा है आयुर्वेद साइंस के बारे में। ये जिस प्लास्टिक सर्जरी की आज चर्चा करते हैं, उस सुश्रुत में इतना अच्छा रेफरेंस है, वहीं से ये प्लास्टिक सर्जरी का रेफरेंस लिया गया है। दे आर नाउ प्रैक्टिसिंग। हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करने से रोका ना जाए, हमारे डेवलपमेंट को रोका ना जाए, सरकार के एक अच्छे प्रयास को बढ़ावा। अगर ये बहुत ज्यादा चिंतित है तो हमारे साथ ये काम करें। हमें जो लगता है इनको ट्रेनिंग की कमी है, वो हमें ट्रेनिंग इनके यहाँ पूरी की जाए, इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कशन हो, ठीक है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये नो डाउट। डॉक्टर यादव, यहाँ पर देखिए एक बड़ी समस्या आएगी। एक पेशेंट, उसे ये कैसे पता कि उसको कहाँ जाना चाहिए? एक पेशेंट अगर आयुर्वेदाचार्य के पास पहुंचता है सर्जरी कराने के लिए, और अगर उसकी सर्जरी खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी तो आयुर्वेदाचार्य की होगी ना, उसको फिक्स करने के। फिर एलोपैथी के पास जाना सही नहीं होगा? नहीं, कोई एलोपैथी, हमारे पास खुद एलोपैथी से आके लोग आते हैं किसी चीजों के लिए, तमाम चीजों के लिए, मेडिसिन में भी लोग आते हैं। ये बिल्कुल मिस गाइडेंस है। देयर आर लॉ। अच्छा चलिए, मैं एक जनरल सी बात आपसे पूछता हूं। देखिए, मैं एक आम आदमी की तरह सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए कृपा करके मेरे इस अज्ञानता को माफ करें। आपने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा जो एलोपैथिक डॉक्टर्स या एलोपैथिक सर्जन के मुकाबले आयुर्वेदिक सर्जन्स के पास जाते हैं? मुझे प्रतिशत बता दीजिए। मुझे अगर हर 100 व्यक्ति जो एलोपैथिक सर्जन के पास जाता है, उसके मुकाबले कितने लोग आयुर्वेदिक सर्जन्स के पास जाते हैं? देखिए, इस चीज को इस तरीके से देखना, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये डेटा दे पाना इसलिए संभव नहीं है कि कोई उसका डेटा नहीं है, और मैं कोई गलत डेटा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये मैं पूरी तरह प्रमाणित कर सकता हूं कि बहुत सारे लोग जो वहां नहीं आते, हमारे यहाँ आते हैं। और फिर किसी एक साइंस को डेवलप होने से रोका क्यों जाए? हम भी डेवलप कर रहे हैं। ये भी 100 साल पहले कहां थे? 100 साल पहले इन्होंने कहा सीखा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर इस बात की बहस बिल्कुल नहीं है डॉक्टर यादव, इस बात की बहस बिल्कुल नहीं है कि साइंस को डेवलप करने से रोका जा रहा है या किसी को कुंठित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जिंदगियों का सवाल है, इसलिए हम ये सवाल भी उठा रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, कानून है, अगर कोई सर्जन गलती करता है, वी आर सर्टिफाइड डॉक्टर्स अवॉर्डेड विद अ डिग्री। बिल्कुल, एक छोटा जवाब। मैं क्षमा चाहता हूं यादव जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर संदीप मिश्रा, क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आयुर्वेद की शिक्षा लिए हुए सर्जन्स ठीक उसी एफिशिएंसी के साथ सर्जरी कर पाएंगे जिस एफिशिएंसी के साथ आज एलोपैथी के सर्जन कर पा रहे हैं? जो एलोपैथी की ट्रेनिंग है सर्जरी की, वो बहुत वास्ट है, और जैसा भी डॉक्टर अग्रवाल बता रहे थे, बहुत सारी स्पेशलिटीज में बहुत एडवांस्ड है। मतलब MS भी नहीं, MCH भी अवेलेबल है, तो वो तो एक बहुत एडवांस हो गई है फील्ड, तो उसको इससे कंपेयर करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेकिन जो लिमिटेड चीज़ें जो जिस पे डिस्कशन हो रहा है, जो सिंपल है या जिनमें कुछ बेसिस है आयुर्वेदिक शास्त्र में, मेरे ख्याल से उनको जो है वो अलाउ कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मेन मुद्दा वो रेगुलेशन का है। जी, यस।
नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल कर पा रहे। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे इस बहस को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन अभी आपने सभी पक्षों की बात सुनी, आपके पास इस बात को लेकर एक खुला मन बनाने का एक मंच भी है कि किस तरीके से दोनों आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप एलोपैथिक सर्जन्स के पास जाकर अपनी इलाज के लिए आगे बढ़ सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक सर्जन्स के पास भी जा सकते हैं जो 58 ऐसी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहां पर रेगुलेशन का है। जहां कोई गलती हो वहीं पनिशमेंट भी होना चाहिए। अभी तक कम से कम एलोपैथी में इसे लेकर एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है। आयुर्वेद में ऐसा प्रोविजन रहे तो बहुत बेहतर होगा। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, 2 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद।